बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर के अंदर हम कैलकुलस चैप्टर नंबर 1 की ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज से रिलेटेड सीखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर कितने पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं और कुछ आपने ख़ुद चैप्टर को डीपली देखना है। एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन होंगे जो एमसीक्यूज टाइप के अंदर आ सकते हैं, वो भी आपने करने हैं। चलिए अब हम अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर आता है कैलकुलस का वो है जी रियल नंबर, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। आज जो हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड होंगे, फिर उसके बाद हम लिमिट से रिलेटेड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कंटिन्यूटी पर पढ़ेंगे। तो रियल नंबर सिस्टम सबसे पहले ये टॉपिक है आपके बुक का, तो इसको चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है जी वो है जी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। कोई भी काउंटिंग है आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, 1 से। तो वो क्या होती है, नेचुरली हम 1 से स्टार्ट ही करते हैं। तो उस जो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सही हो गया। सेकंड जी है उसमें है द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हों, ठीक है, और पी क्यू जो सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करते हैं, सही है। और वो कहता है कि क्यू कभी भी ज़ीरो ना हो, मतलब डिवाइज़र के अंदर ज़ीरो नहीं हो, मतलब 1/0 ना हो, मतलब अनडिफाइन ना हो, डिफाइन नंबर हो। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। या आप जानते हैं सारे। इसी तरह द नंबर हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग इज कॉल्ड। इसकी दूसरी डेफिनेशन उसने बताई है, कहता है कि ऐसे नंबर जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग आ जाए, ठीक है, बार बार, या फिर क्या हो, रिकरिंग हो, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इसको भी हम रेशनल नंबर ही कहते हैं। उसके बाद जी फोर्थ है, कहता है कि द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर। वो कहता है कि ऐसे नंबर जो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही ना सकें, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, उन नंबर्स को आप जानते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर हम कहते हैं। सही हो गया, ये आप जानते हैं। मतलब स्केयर रूट 2, स्केयर रूट 3, पाई हो गया, ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर है। इसके अलावा इसकी मज़ीद डेफिनेशन वो कहता है द नंबर हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आर बोथ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये भी आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। एक और उसने डेफिनेशन बताई है, कहता है कि ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग हो या नॉन रिकरिंग हो, उन नंबर्स को भी हम क्या कहते हैं, दैट नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल उसने स्क्वायर रूट एन बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, मतलब 1 कोई भी हम वैल्यू इसके अंदर रख सकते हैं। तो ऐसे नंबर मतलब 2 3 4 5 एन मीन्स कोई भी हो सकता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आता है 1.4142, इस तरह आता जाएगा। इसी तरह पाई जो है इसकी वैल्यू क्या आती है, ये इक्वल होता है 3.141 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो ये क्या है, ये किसकी एग्जांपल्स हैं, दैट एग्जांपल्स आर कॉल्ड सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अच्छा, अब इन तमाम नंबर्स को डिस्कस करने के बाद वो लास्ट में वो कहता है कि द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर को फिर उसने कैसे डिफाइन किया, वो कहता है कि तमाम सेट, अब रैशनल और इरेशनल में सारे आ जाते हैं, ठीक है, अब उनका भी अगर हम यूनियन लेने तो वो जो हमारे पास नया जो सेट बनता है उसको हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन इसके अंदर कम्प्लेक्स नंबर नहीं होते। कम्प्लेक्स नंबर एक अलग से टॉपिक है जो इसको मेथड के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये था आपकी बुक के पेज नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 जो रियल नंबर सिस्टम से रिलेटेड था। इसके बाद जी नेक्स्ट, अच्छा जी नेक्स्ट आ जाता है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो आपने ये पढ़ी हुई हैं फर्स्ट ईयर में भी
यही है, इस बुक के अंदर भी वही मतलब रिपीट हो रहा है सारा। तो रियल नंबर में सबसे पहले आ जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी भी इसे पढ़ते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है। वो कहता है कि कोई भी आपके पास सेट ऑफ रियल हो, उसमें से कोई से दो नंबर ले लो, ठीक है, उनको अगर ऐड करो, ऐड करने के बाद फिर जो हमारे पास आंसर है दोबारा उसी सेट से आए, तो उसको हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ए प्लस बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो इन जनरली हम फिर इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये ऐसे आ जाए तो इसको हम पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह कोई से दो सेट ऑफ रियल नंबर से हम नंबर लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है दोबारा इसी सेट से हो, तो फिर हम उसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है जी, वो मैं कहता हूँ जी उसमें नंबर्स हैं जी 1 2 3 4 अप टू सोन, ठीक है, तो 1 2 3 अप टू सोन, ये आपके पास एक सेट ऑफ रियल नंबर का एक नेचुरल नंबर से हमने ले लिया, ठीक है। अब मैं इसमें से कोई से दो नंबर ले लेता हूँ 1 और 2। 1 + 1 + 2 करें तो आपके पास देखो 1 + 2 मैं करूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, ठीक है। 1 + 2 अगर हम करें तो मेरे पास आंसर आता है 3। तो 3 देखो दोबारा उसी सेट में चला जाता है 1 2 3। तो वो कहता है कि अगर ऐड करो तो दोबारा वही नंबर आए जो सेट से ही हो, तो उसको फिर कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करते हैं। इसी तरह अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास आंसर आएगा 2। 2 दोबारा इसी सेट में ही होगा, तो फिर हम इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आगे जी आ जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कहता है कि अगर दो सेट ऑफ रियल नंबर लें दो, तो उनको आपस में ऐड करो a + b या b + a, तो दोनों आंसर एक जैसे आए, मतलब a + b इक्वल आ जाए b + a के, फिर हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन उस सेट के अंदर होल्ड करती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह हम सेट ऑफ रियल नंबर से दो नंबर लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब a.b इक्वल आ जाए b.a के, तो फिर उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, इसी तरह जी 9th इसका जी ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ये एमसीक्यूज बन सकता है। वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक सेट ऑफ रियल नंबर हो, उसमें अगर मैं ऐड करूँ कोई वैल्यू, मेरे पास फिर वही दोबारा वही नंबर ही आए, तो फिर उसको हम क्या पढ़ते हैं। तो हमारे पास मतलब 10 है, तो 10 में मैं क्या ऐड करूँ, 0। तो 0 ऐसा नंबर है जो हम ऐड करें तो दोबारा मेरे पास 10 आता है। तो आइडेंटिटी, तो 0 फिर क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। हमेशा इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। और इसी तरह हमारे पास कोई एक सेट ऑफ रियल नंबर हो, उसको मैं किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ दोबारा वही आ जाए, मतलब 100 है तो मैं 100 को किससे मल्टीप्लाई करूँ फिर दोबारा 100 आए 1, तो फिर क्या होगा कि 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जब भी इस तरह का उसने एक्सप्रेशन दिया हो तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और जब इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। फिर आ जाता है जी इन्वर्स लॉ। इन्वर्स लॉ होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टी। इन्वर्स लॉ हमेशा हमें आइडेंटिटी देता है, ठीक है। तो अगर तो मतलब मेरे पास 10 है तो 10 में मैं क्या ऐड करूँ, मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी देता है और मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स लॉ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देता है। तो 10 में हम क्या ऐड करें दोबारा मेरे पास 10 आ जाए, तो 10 के अंदर हम -10 को ऐड करें, तो तब जाके मेरे पास आंसर 0 आएगा। तो -10 इज़ कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स। तो इसी तरह ए है तो ए हम आर्बिट्रेरी कोई रियल नंबर ले लेते हैं, तो ए में क्या ऐड करें, -a, तो -a इज़ एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह अब ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं जिससे मेरे पास आंसर जो है वो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो ए को 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारे पास 1 आएगा। तो 1/a इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसकी भी आई होप सो आप समझ आ गई होगी आपके। आगे जी लास्ट है जी, वो कहता है कि ए बी सी कोई भी तीन हम सेट ऑफ रियल नंबर लें, तो a × b + c इक्वल है ab + ac। तो इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
ठीक है। तो इसी तरह बी प्लस सी इंटू ए, तो बी ए प्लस सी ए, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये थी सेट ऑफ रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़। आगे हम थोड़ा सा और इसमें ऑब्जेक्टिव की जानिब चलते हैं, बुक में जो है हमारे पास। आगे जी एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, वो कहता है कि देयर एग्जिस्ट्स नो, आगे फिलिंग ब्लैंक्स है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। कहता है कि जब भी आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन आए, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आए, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आए, 4 आए, जो नहीं 4 नहीं 3 आए, उसके बाद जी 7 आ सकता है, उसके बाद 11 आ सकता है। तो वो कहता है कि जब भी आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन आए तो उसके अंदर कभी भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट रैशनल नंबर, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्राइम फैक्टर आ जाए। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 आए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आए, तो उसके अंदर कभी भी उन एक्सप्रेशन के अंदर कभी भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बन सकती है एमसीक्यूज में। आगे जो एक और एक्सप्रेशन में कहता है कि अगर ए बी सेट ऑफ रियल हों, नंबर से हम लें, तो देन ए अगर बी से बड़ा हो, ठीक है, या फिर ए इक्वल आ जाए बी के, या फिर वो कहता है कि ए अगर लेस देन हो बी से। अगर ये तीन प्रॉपर्टीज़ अगर उस नंबर के अंदर पाई जा सकें, तीनों में से कोई भी, तो उस लॉ को फिर हम क्या कहते हैं, उस लॉ को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी। ठीक है, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। आगे जी एमसीक्यूज वो कहता है कि एक्स अगर सेट ऑफ रियल से लें तो डिफ़ाइन, फिर वो कहता है कि एक्स मॉड को अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो कहता है कि उसको हम इस तरह ओपन कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास अगर मॉड के अंदर वैल्यू हो तो उसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो, माइनस एक्स इफ़ एक्स लेस देन ज़ीरो। मतलब एक्स मॉड के अंदर अगर मेरे पास यहाँ पे मॉड में अगर 2 आ जाता है तो मैं कैसे लिखता कि एक्स मॉड अगर मैं इधर तो ये एक्स इफ़ एक्स इसी तरह, मतलब 2 इफ़ 2 ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो, माइनस 2 इफ़ 2 लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरह को अगर हम ऐसे एक्सप्रेशन, जो इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो उसको हम कहते क्या हैं, उसको हम कहते हैं एब्सलूट वैल्यू या फिर मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, आगे जी हमारे पास एक और उसने बताया एक्सप्रेशन, वो कहता है कि इफ़ ए एंड बी हैव द सेम साइन, कहता है कि इन दोनों के साइन जो हैं वो एक जैसे हों, एंड आगे वो कहता है कि फिर वो कहता है बी जो है, ए जो है वो बी से बड़ा भी हो, तो देन फिर वो कहता है कि 1/a जो है वो लेस देन होगा 1/b से। तो ये आ सकता है, मतलब 1/a ग्रेटर देन 1/b, 1/a लेस देन 1/b, 1/a इक्वल टू 1/b। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/a लेस देन 1/b। कब, जब a ग्रेटर देन हो b से। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट उसने एक और एक्सप्रेशन हमें दिया है, आपकी बुक में ये मौजूद है। इसमें वो कहता है कि इफ़ ए ग्रेटर देन हो बी से और सी ग्रेटर देन हो डी से, तो फिर वो कहता है कि ए प्लस सी, ए में सी को ऐड करो, तो वो कहता है कि फिर वो भी ग्रेटर देन होगा बी प्लस डी से। कब, जब ए बी से बड़ा हो, सी डी से बड़ा हो। ठीक है, तो तब हम ए प्लस सी जो है वो बड़ा होगा बी प्लस डी से। आगे एक और उसने लिखा हुआ, कहता है कि एक्स वाई अगर सेट ऑफ रियल से हों, तो इफ़ एंड ओनली इफ, कब एक्स इक्वल होगा ज़ीरो से। ठीक है, एक्स इक्वल ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, आगे एक और एक्सप्रेशन वो कहता है कि ए अगर ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर हो, देन एक्स मार जो है वो कहता है कि लेस देन इक्वल हो ए से। तो इसको हम ओपन कैसे कर सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल माइनस से, लेस देन इक्वल ए। तो ये आपने याद रखना है एक्सप्रेशन। इसी तरह एक और है जी प्रॉपर्टी है, एक्स प्लस वाई, दो सेट ऑफ इंटीजर अगर मॉड के अंदर आ जाएं, दो कोई भी रियल नंबर वो ऐड हो रहे हो, तो उनका मॉड जब हम अलग अलग करते हैं, मतलब एक्स प्लस एक्स मॉड प्लस वाई मॉड, तो वो जो अलग अलग जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाता है उनके सम ऑफ
जो उसके अंदर जो मॉड में होती है वैल्यू। तो ये आपने याद रखना है। आगे जी आपकी बुक का पेज नंबर 5 है, उससे सही तरह से रीड करना है। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। कहता है कि लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड एन एलिमेंट m belong to set of real number is called upper bound if x less than equal m for all x belong to s। तो इसको डिटेल से मैं आपको समझाता हूँ। हम बुक के पेज नंबर 5 पे चलते हैं और वहाँ से हम देखते हैं। हाँ जी, आगे है जी बुक के पेज नंबर 5 पे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो इसकी डेफिनेशन है लेट एस बी एन नॉन एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड एन एलिमेंट m बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड अपर बाउंड। अपर बाउंड वो कहता है कि कब कहेंगे, जब ऑफ s इफ़ आगे उसने बताया कि x जो है वो लेस दैन इक्वल हो m से फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट ऑफ s। इसी तरह नीचे ये सारा मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। एन एलिमेंट m बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड लोअर बाउंड। लोअर बाउंड कब कहेंगे, इफ़ m जो है वो एलिमेंट जो m कैपिटल m से लिया हुआ, कहता है कि वो लेस दैन इक्वल हो x से फॉर ऑल x किसका एलिमेंट हो, सेट ऑफ s का, उससे फिर हम कहते हैं लोअर बाउंड। ठीक है, देन एस इज सेड लोअर बाउंडेड, बाउंडेड बिलो या लोअर बाउंड भी हम कहते हैं। ठीक है, और सबसेट आर इज सेड टू बी बाउंडेड इफ़ इट इज़ बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। तो ऐसा सेट सबसेट उसको हम बाउंडेड सेट कब कहेंगे, जब वो अबव भी बाउंडेड हो और बिलो भी बाउंडेड हो, तो उस सेट को फिर हम कहते हैं बाउंडेड सेट कहते हैं। इफ़ अ सेट इज़ नॉट बाउंडेड, फिर उस सेट को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अनबाउंडेड सेट कहते हैं। तो इन जनरल मेरे पास ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। इससे हम देखते हैं कि ये होता क्या है। हमारे पास सेट है जी S1 2 3 अप टू 20। ठीक है, बी ए फाइनाइट नंबर सेट है। देन एवरी रियल नंबर m, कहता है कि हर रियल नंबर m को m मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रियल में सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो कहता है कि हर रियल नंबर जो 20 या 20 से 20 या 20 से बड़ा हो, उसको फिर हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड ऑफ s। मतलब यहाँ पे अपर बाउंड क्या है, 20 या 20 से बड़ा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड कहते हैं। ऐसे नंबर जो 20 या 20 के इक्वल या 20 से बड़े हों, उसको हम अपर बाउंड, और लोअर बाउंड मेरे पास। ठीक है, तो एवरी रियल नंबर एम लेस दैन इक्वल 1, कहता है कि हर रियल नंबर जो 1 से के इक्वल या इससे छोटे आ जाएं, उसको हम कहते हैं लोअर बाउंडेड ऑफ एस। सही है, तो नोट दैट आगे वो कहता है कि 20 इज़ द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड, मतलब सबसे छोटा है हमारे पास ये अपर बाउंड जो 20 है, क्योंकि इससे बड़े नंबर बेशुमार हैं। उसने क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल 20, मतलब 21 22 लातादार 100 भी हम तक जा सकते हैं कोई भी, तो वो इससे बड़े ही होंगे, छोटे नहीं। तो सबसे छोटा अपर बाउंड मेरे पास यहाँ पे क्या है, 20, और यहाँ पे सबसे छोटा लोअर बाउंड मेरे पास क्या है, 1 है। तो 1 सॉरी, सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड यहाँ पे क्या है, 1 है, क्योंकि उससे छोटे तो आ जाते हैं -1 -2 -3 अप टू सोन। तो सबसे बड़ा लोअर बाउंड हमारे पास यहाँ पे क्या है, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो हमारे पास है 1 ऑफ बाउंडेड सेट एस। तो आई होप सो आपको अब डेफिनेशंस की समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज़ थी। तो इसको सही तरह से आपने समझना है। आगे जी कुछ और दो डेफिनेशन हैं, ये भी आपने समझनी है, क्योंकि ये भी आ सकती हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के अंदर। तो इनको हम देखते हैं। कहते हैं कि द सुप्रीमम प्रॉपर्टी क्या होती है, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच हैज़ एन अपर बाउंड। हर नॉन एम्प्टी सेट जो रियल नंबर का हो, जिसके अंदर सिर्फ अपर बाउंड हो, ठीक है, विच हैज़ एन अपर बाउंड हैज़ द सुप्रीमम। तो उसे फिर हम क्या कहते हैं, उसको, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं दैट प्रॉपर्टी इज सुप्रीमम प्रॉपर्टी। और इन्फीमम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, कहते हैं कि एवरेज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच हैज़ अ लोअर बाउंड, जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, लोअर बाउंड हो, उसे हम क्या कहते हैं, हैज़ द इन्फीमम प्रॉपर्टी या इन्फीमम प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर।
आगे जी MC ऑब्जेक्टिव नंबर जो MCQs है वो 24, इस पे चलते हैं। कहते हैं कि द सोल्यूशन सेट ऑफ, ये सोल्यूशन सेट हम एक्सरसाइज में निकालते हैं इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करके। तो वो कहता है कि इसका सोल्यूशन सेट क्या हो सकता है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ सकता है, -∞ से -6। जब आप रीजन निकालते हैं, फिर उसके बाद बाउंड्री नंबर निकालते हैं, फिर उनको आप रीजन टेस्ट करते हैं, उसके बाद जो सोल्यूशन आता है वो इसमें हम वो बता रहे हैं कि वो कहता है कि द सोल्यूशन सेट ऑफ 3x + 5 लेस दैन x - 7, इसका क्या होगा, या तो x लेस दैन -6 या फिर क्या होगा -∞ से -6 तक होगा। इसी तरह ये एक और क्वेश्चन है, वो कहता है कि x² - 5x + 6, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, ओपन ब्रैकेट में 2 और 3 आएगा। आगे एक और उसने बात लिखी हुआ, कहता है कि द फंक्शन विच आर नॉट अलजेब्रिक। अलजेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, मतलब 3x 4x ये सारे अलजेब्रिक फंक्शन ही हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि ऐसे फंक्शन जो अलजेब्रिक फंक्शन ना हो, उन फंक्शंस को फिर हम क्या कहते हैं, ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। मतलब cos x cos x + 3x, इसी तरह x sin x + 5x। तो इन सभी फंक्शन को फिर हम क्या कहते हैं, जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हो जाएं, उन फंक्शंस को हम कहते हैं ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। आगे जी एक और उसने डेफिनेशन लिखी हुआ, कहता है कि द फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शन को हम सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसकी ये फिर डेफिनेशन क्या होगी, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, अ नंबर हुज डोमेन इज़ द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर एंड रेंज इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर। उसके बाद जी 28 में उसने सीक्वेंस से रिलेटेड उसने एक टॉपिक है मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो उससे रिलेटेड उसने कुछ कंडीशंस दी हैं। वो कहता है कि आपके पास कोई एक सीक्वेंस हो SN, ठीक है, उसको वो कहता है कि इन नॉन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब होगी, जब SN जो है वो ग्रेटर लेस दैन इक्वल हो SN+1 से। दूसरा वो कहता है कि नॉन इंक्रीजिंग कब होगी या डिक्रीजिंग कब होगी, जब SN ग्रेटर दैन इक्वल हो SN+1 से। उसके बाद उसने एक और उसने बताया, वो कहता है कि इफ़ SN लेस दैन आ जाए SN+1, तो उस सीक्वेंस को भी हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह SN ग्रेटर दैन आ जाए SN+1, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस तरह का जो हमारे पास कंडीशंस आ जाएं, दीज सीक्वेंसेस आर कॉल्ड मोनोटोनिक सीक्वेंस या मोनोटोन सीक्वेंस। आगे जी 29 है, वो कहता है कि अगर दो सेट ऑफ रियल से हम नंबर लें तो एंड कहता है कि देन ए कब इक्वल होगा -b के, जब a+b किसके इक्वल आए, 0 के इक्वल आए। एक और उसने आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है कि द सोल्यूशन सेट ऑफ x + 8/12 का मॉड जो है वो लेस दैन हो x - 1/10 तो इज़ कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, उसका सोल्यूशन फिर क्या आएगा, सोल्यूशन सेट ओपन ब्रैकेट में जब आप सॉल्व करेंगे तो 46, ∞ ओपन ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा।